नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दक्षिण भारत का इतिहास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के लिए। हमारी परीक्षाओं में दक्षिण भारत के इतिहास से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत के मुगल साम्राज्य को कवर किया। उसके बाद हम आए आधुनिक भारत पर। उसमें हमने 1857 की क्रांति पढ़ी, नरमपंथी चरण, गर्मपंथी चरण और आगे गांधी युग को कवर किया। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण भारत का इतिहास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास को शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी रूपरेखा बता देता हूँ, ताकि आगे चलकर आपको इसके समझने में आसानी रहे। तो जो दक्षिण भारत का इतिहास रहा था, ये 100 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का रहा था, और इसे दो काल में विभाजित किया गया है। पहला संगम काल, जो कि 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक का रहा, और संगम काल में चेर, चोल और पांड्य इन राजाओं ने शासन किया था। उसके बाद दूसरा काल 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का रहा, जिसमें दक्षिण भारत के अन्य राजाओं ने राज्य किया, जैसे पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। इस वीडियो में हम संगम काल को कवर करेंगे। पहले वीडियो में हम 100 से लेकर 300 ईस्वी तक के संगम काल के कवर करेंगे, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं इन्हें कवर करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं संगम काल को। वैसे दक्षिण भारत का इतिहास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा है, पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। बस आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो को देखें, और वीडियो को पूरा देखें, आपको ये पूरा संगम काल याद हो जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। तो जो संगम काल था, संगम जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा। और संगम काल का समय काल जो रहा था, ये 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो जो प्राचीन काल में तमिल कवि थे, तमिल कवियों के द्वारा क्या किया जाता, सभाओं का आयोजन किया जाता था, और इन्हीं कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई थी। तमिल साहित्य मतलब तमिल कई पुस्तकों की रचना की गई थी, ग्रंथों की, और इन्हीं तमिल साहित्यों को संगम साहित्य भी कहा जाता है। तो प्राचीन काल में तमिल कवि इकट्ठे होते थे, मतलब सभाओं का आयोजन करते थे, और उन्हीं सभाओं में तमिल साहित्य की रचना होती थी, और जो वो तमिल साहित्य थे उसे ही संगम साहित्य कहा जाता है। तो चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं संगम कालीन राज्य, मतलब संगम काल के कौन कौन से राज्य थे। तो जो आप ये मैप में देख रहे हैं, ये देखिए, ये है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के दक्षिण में ये तीनों राज्य थे, चेर, चोल और पांड्य राज्य। ये तीनों राज्य दक्षिण में थे, कृष्णा नदी के दक्षिण में। तो चलिए आप पढ़ते हैं इसके बारे में। ये कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित थे। 3 राज्यों में इन्हें विभाजित किया गया था, चेर, चोल और पांड्य। सबसे महत्वपूर्ण इनके राष्ट्र चिन्ह हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो जो चेर का राष्ट्र चिन्ह है ये है धनुष बाण, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेर का राष्ट्र चिन्ह कौन सा है? धनुष बाण। चोल का राष्ट्र चिन्ह कौन सा है? बाघ। और पांड्य का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? मछली। ये तीनों बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं चेर राज्य के बारे में। तो जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये है चेर राज्य। अब इसके बारे में हम समझते हैं। तो केरल का ही प्राचीन नाम चेर था। तो जो चेर राज्य है, ये जो पहले था, आज ये केरल राज्य है। और धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था, मतलब जो इनका राष्ट्रीय चिन्ह था ये था धनुष। पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और हर शासनकाल में कुछ ना कुछ प्रमुख राजा रहे हैं जिनके बारे में एग्जामिनर पूछता है। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, पर कुछ ना कुछ शासनकाल में कुछ जो प्रमुख शासक होते हैं उनके बारे में ही एग्जामिनर पूछता है। तो मैंने इसमें वही कवर किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? शेन गुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता है। इसे बार बार पूछा गया है, शेन गुट्टवन किस शासनकाल का राजा था? तो ये चेर राज्य का, चेर शासनकाल में ये राजा था। और कनगी पूजा, जिसे पत्नी पूजा कहा जाता है, की शुरुआत इसी ने की थी। किसने? शेन गुट्टवन ने। तो याद रखिएगा। और दूसरा प्रमुख राजा कौन था? चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा था आदि गेमान। इसी ने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो ये पूछा जाता है कि गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो आदि गेमान, जो कि चेर वंश का प्रसिद्ध राजा था, उसने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो चेर राज्य से इतने ही प्रश्न बनते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं चोल राज्य के बारे में। तो जो ये आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया ग्रे कलर में, ये है चोल राज्य उस समय का।
तो चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत ही प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत ही प्रसिद्ध था, पर तीसरी शताब्दी के बाद पांड्यों के कारण इनका पतन हो गया था। पांड्यों के साथ इनका युद्ध हुआ और इनका पतन हो गया था, पर आगे चलकर 9वीं शताब्दी में फिर से इनका उदय हुआ था। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब दक्षिण भारत के हम राज्यवंश पढ़ेंगे, फिर 9वीं शताब्दी में फिर से इनका उदय हुआ था, पर तीसरी शताब्दी के बाद इनका पांड्यों के कारण इनका पतन हो गया था। इन्होंने दूसरी और तीसरी शताब्दी के मध्य ही राज्य किया था। और चोलों का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो याद रखिएगा, इनका प्रतीक चिन्ह यानी राष्ट्र चिन्ह बाघ है। ये पूछा गया है एग्जाम में, इनका प्राचीन चिन्ह बाघ है। चोलों ने मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो पहले इनकी राजधानी थी मंतूर और उरैयूर, पर बाद में जब 9वीं शताब्दी के बाद इनका उदय हुआ था तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी तंजावुर। ये तीनों ही प्रमुख हैं, याद रखिएगा। तो आगे पढ़ते हैं हम। चोल वंश के समय भी 2 प्रमुख शासक हुए थे। मैंने आपको बताया था ना कि हर शासनकाल में कुछ ना कुछ प्रमुख राजा होते हैं जिनके बारे एग्जामिनर पूछता है। तो चोल वंश के समय भी 2 प्रमुख शासक थे। कौन कौन से थे, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले हैं करिकाल और दूसरे एलारा। ये प्रमुख शासक थे चोल वंश के समय। तो पहले हम करिकाल के बारे में पढ़ते हैं। तो करिकाल चोलों का पहला महानतम शासक था। कौन? करिकाल। ये चोलों का पहला महानतम शासक था और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था करिकाल ने। यह पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है कि कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का बांध किसने बनवाया था, तो करिकाल ने बनवाया था। और प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह, जिसे अब कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण भी करिकाल ने ही करवाया था। यह भी पूछा गया है एग्जाम में। तो करिकाल के बाद हम पढ़ते हैं एलारा के बारे में। तो एलारा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। बहुत ही प्रमुख राजा था एलारा। इसने क्या किया, श्रीलंका को जीत लिया था। जबकि आप इसकी बाउंड्री देखोगे, ये है चोल राजाओं की बाउंड्री और श्रीलंका लगभग यहाँ पर है। तो इसने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और उस पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। तो चोल वंश से इतना ही पूछा जाता है। अब हम इसके आगे पांड्य साम्राज्य की ओर बढ़ते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये है पांड्य साम्राज्य उस समय। तो इस राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मैक्सथनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। तो जो मैक्सथनीज की पुस्तक इंडिका है, उसमें पांड्य साम्राज्य का विवरण देखने को मिलता है। और इस राज्य का शासन ज़्यादातर स्त्रियों के हाथ में था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा गया एसएससी के कि कौन से राज्य का शासनकाल ज़्यादातर स्त्रियों के हाथ में रहा था। तो पांड्य साम्राज्य का, याद रखेगा, पांड्य साम्राज्य का शासनकाल ज़्यादातर स्त्रियों के हाथ में रहा था। और इनका प्रतीक चिन्ह यानी राष्ट्र चिन्ह कौन सा था, मछली था। इनका प्राचीन चिन्ह मछली था और मदुराई इनकी राजधानी थी। राजधानी चिन्ह इनसे प्रश्न बनते हैं, तो इसीलिए पहले ही मैंने आपको चिन्ह कवर करा दिए। और इनकी राजधानी कौन सी थी, मदुरई। और इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, नौरियान था। इस शासनकाल में पांड्य साम्राज्य के बारे में अगर कोई शासक पूछेगा तो यही शासक था नौरियान। यही सबसे प्रमुख शासक था इनका। और एक बात और याद रखिएगा, नोट ही जो, ये राज्य मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो ये भी प्रश्न बना है। तो पांड्य साम्राज्य का जो राज्य था, ये मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तब हमने तीनों साम्राज्य पढ़ लिए, चेर, चोल और पांड्य। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं। तो संगम काल के कुछ प्रमुख साहित्य थे जिनके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रमुख साहित्य मैं आपको बता देता हूँ। पहला है तोल्काप्पियम, तो जिसकी रचना किसने की थी, तोल्काप्पियर ने की थी। तो ये आप इसको तो आसानी से याद रख सकते हैं। तोल्काप्पियम की रचना किसने थी, तोल्काप्पियर ने। ये साहित्य है संगम काल के समय का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी पूछा जाता है। और दूसरा प्रमुख साहित्य कौन सा था, शिल्पाधिकारम। इसकी रचयिता कौन थे, पिलांगो आदिकाल। बस 2 ही आपको याद रखने हैं। बोलने में थोड़े कठिन है, पर आप इन्हें याद 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि ये पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इंक्लूड किए हैं। पहला तोल्काप्पियम, जिसके रचयिता थे तोल्काप्पियर। दूसरे शिल्पाधिकारम, जिसके रचयिता थे इलांगो आदिकाल। और तमिलों के प्रमुख देवता कौन थे, मुरुगन थे। ये भी पूछा गया है, इसे भी याद रखिएगा कि तमिलों के प्रमुख देवता कौन थे, मुरुगन थे। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम आगे करेंगे दक्षिण भारत के जो राज्यवंश, प्रमुख राज्यवंश है, उसे कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं करंट अफेयर, इतिहास की वीडियो और साइंस की वीडियो भी बनाता हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें स्टडी वाइंस ऑफिशियल के। धन्यवाद।